गांव-गांव आप जाती हो, जी। गांव-गांव जाकर बच्चों को आप देखती हो, उनकी काउंसलिंग करती हो, उनका हेल्थ चेकअप करती हो, तो कौन-कौन सी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं? जो जन्मजात परेशानियाँ होती हैं, इसमें एक बहुत कॉमन परेशानी है दिल में छेद की परेशानी। मैंने ऐसे-ऐसे एरियाज़ में काम किया है सर, जहाँ पर ना आप ना 6 साल के बच्चे को अगर पहली बार वो सेंटर पर आया है ना और उसको स्क्रीन करके बता रहे हो ना कि बच्चे के दिल में छेद है, तो ये माँ-बाप के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके घर जैसे सेंटर पर उन बच्चों को बुलाया जाता है, तो बच्चों में पैर मुड़े हुए होते हैं। अब माँ को भी नहीं पता कि 1 महीने का बच्चा है। अब माँ कैसे अंदाज़ा लगा लेगी कि इस बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है। 1 महीने के बच्चे का माँ को नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा जन्म से अंधा भी हो सकता है। आप जिस तरह से स्क्रीनिंग करती हैं, कुछ आप दर्शकों को हमारे बता दें कि क्या-क्या चीज़ें हमें मोटे तौर पे देख लेनी चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चे के नाखून नीले रहते हैं, होंठ नीले रहते हैं। दूध पीते वक्त उसके बहुत कॉमन साइन है, ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को दिल की परेशानी हो सकती है कि दूध पीते समय ना सर उसके माथे पे पसीना आने लग जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप माँ-बाप को बताती होंगी कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है और वो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कि नहीं, हमारा बच्चा तो एकदम सही है। कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, उनको ब्लाइंडनेस होती है या उनको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं पाते हैं। ये हम कितना जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं? आपने देखा होगा बच्चा के पास अगर हम जोर से चिल्लाते हैं ना, बच्चा चौंक जाता है एकदम से। ऐसे बच्चे के पास आप कितना भी शोर कर लो ना सर, वो बिल्कुल आराम से पड़ा रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सावधानी नहीं बरती जाती है, जिसकी वजह से दिल में छेद हो जाता है या होंठ का कटा, ये कंजेनाइटल डिजीज हो जाती हैं। ऐसे क्यों होती है? आजकल ना मेट्रो सिटीज में भी आप देखो वुमेन्स हैं जो वो ड्रिंकिंग और अल्कोहल को इक्वालिटी राइट्स पर फाइट करती हैं। ये स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग है ना, इसको रोक दीजिए, ये हमारे लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो भी जीवन में कुछ अलग कर रही हैं। प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर हैं और बड़ी अच्छी तरह से किसी क्लिनिक में बैठकर वो आराम से 7-8 घंटे 5 घंटे का जॉब कर सकती थी, क्लिनिक में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ठाना कि एक-एक गांव में, भारत के उन गांवों में जाकर उन बच्चों को चुनना जिनकी कुछ भी दिक्कत ऐसी है जो जन्मजात उनके साथ में जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनको कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। कंजेनाइटल डिजीज़ में आपने सुना होगा कि दिल में छेद हो जाना, मानसिक दिक्कतें भी होती हैं। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ADHD उनको बोलते हैं। इस तरह की बीमारियों को अपनी काउंसलिंग के द्वारा खोजना, उन बच्चों को चयनित करना, फिर अपने मिशन के तहत उनको ट्रीट करना। आज के इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे, वो बातें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सी नई जानकारी आपको मिलेगी। और जो हमारी गेस्ट हैं, वो भी आज बहुत से सवालों का आपको जवाब देंगे। आपको मज़ा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है संवाद विद तिवारी जी के इस नए एपिसोड में। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर विदुषी तोमर जी, जो कि पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रही हैं गांव-गांव जाकर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला और यहाँ से मैं अपनी बात है जो नॉर्मल आम आदमी तक पहुँचा सकती हूँ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। तो आपने ये वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं चुनी जी कि सर। एक क्लिनिक में बैठ के आराम से प्रैक्टिस करें, लेकिन आपने ये चुना क्यों कि बच्चों को आप देखेंगे? आपके मन में कैसे ये आया विचार? सर बेसिकली क्या होता है, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स मोस्टली कैबिन की जॉब को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे छूट जाते हैं जो अपने घरों से नहीं आ सकते हैं या डॉक्टर की हाई फीस को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कि अच्छे से ना मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पता भी नहीं है, तो वो बच्चे छूट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है सर, कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं उसमें उन बच्चों की जान भी ख़त्म हो जाती है। तो उन बच्चों को बचाने के बारे में मेरा
मैंने ये पहल की और हरियाणा सरकार ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। 13 साल पहले आरबीएस के प्रोग्राम के लिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकली थी और उस टाइम पर सर मैं काफ़ी अच्छे प्राइवेट सेटअप में काम कर रही थी। जब जैसे ही ये प्रोग्राम मेरे सामने आया और इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो मैंने वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जॉब छोड़ी। उस टाइम पर सर जो आरबीएस के प्रोग्राम में सैलरी मिल रही थी, प्राइवेट सेक्टर की सैलरी के मुकाबले में आधी भी नहीं थी सर। और लेकिन मुझे प्रोग्राम बहुत दिल से छू गया था, तो मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों के साथ में काम किया जाएगा। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं ना, तो आपका एरिया जो पॉपुलेशन का है वो डिफाइंड रहता है। आपके पास एक लिमिटेड एरिया से ही पेशेंट आ सकते हैं। लेकिन जब आप हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं या किसी भी सरकारी काम में जुड़ते हैं, तो आपके पास टारगेट पॉपुलेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास अवसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अनलिमिटेड हो जाती हैं। अगर उस काम से आपको पूरा प्यार है, वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को डाल सकते हो, तो मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा साबित होता है उस मामले में। ये जो आपने बात कही ना कि काम से अपने प्यार है, तो वो आपका डेडिकेशन दिखाता है। जी। तो गांव-गांव आप जाती हो, जी। गांव-गांव जाकर बच्चों को आप देखती हो, उनकी काउंसलिंग करती हो, उनका हेल्थ चेकअप करती हो, तो कौन-कौन सी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं? ओके सर, देखो ऐसा है, परेशानियां तो हर तरह की मिलती हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्मजात परेशानियों पर ही फोकस होता है। जब एक बच्चा स्क्रीन हो रहा होता है, तो सर वो कंप्लीट हेड टू टो स्क्रीन होता है। हेड टू टो में वो फिजिकली भी स्क्रीन हो रहा है, वो मेंटल लेवल पर भी स्क्रीन हो रहा है, और उसकी सोशल नॉलेज को भी देखा जाता है कि क्या वो बच्चा और बच्चों के साथ में ईजिली कॉन्टेक्ट कर पा रहा है, या फिर वो और बच्चों से अलग तो नहीं है। जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, वो और बच्चों में मिक्स होना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है, एक तरह से मेंटल स्क्रीनिंग होती है उस बच्चे की। अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग की, तो सर जो जन्मजात परेशानियां होती हैं, इसमें एक बहुत कॉमन परेशानी है दिल में छेद की परेशानी। मैंने ऐसे ऐसे एरियाज में काम किया है सर, जहाँ पर ना आप ना 6 साल के बच्चे को, अगर पहली बार वो सेंटर पर आया है ना, और उसको स्क्रीन करके बता रहे हो ना कि बच्चे के दिल में छेद है, तो ये माँ बाप के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 6 साल तक बच्चा बीमार ही नहीं पड़ा। बच्चा बीमार भी पड़ा होगा, बच्चा डॉक्टर के पास गया भी होगा, उसने दवाइयाँ भी ली होंगी, लेकिन क्या अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई होती, तो क्या वो उसके लिए इतना शॉकिंग न्यूज़ होती 6 साल की उम्र में कि बच्चे को ये दिल में छेद की परेशानी है। दूसरी परेशानी होती है सर, जैसे कि हम मोस्टली इसको कोशिश करते हैं कि नवजात शिशु में ही कैच कर लें। जब बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके घर, जैसे सेंटर पर उन बच्चों को बुलाया जाता है, तो बच्चों में पैर मुड़े हुए होते हैं। अच्छा। अब जहाँ एक बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है कुछ महीने की मेहनत के बाद में, वहाँ अगर उसको वो प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती है, उसको प्रॉपर राह नहीं दिखाई जाती है, तो वो ये सोच लेता है ये तो भाग्य का लेख है, मुझे अपना पूरा जीवन इस बच्चे को ना अब ऐसे ही अपाहिज की तरह जीना पड़ेगा। राइट। तो ऐसी परेशानियों को डील करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं ह्यूमैनिटी का ना जो मेन पर्पस है, वो उसको सॉल्व कर पा रही हूँ, उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान हो रहा है। और ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पर 3 बच्चों के लिए सहायता प्रदान की जा रही थी, तो सर मुझे ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्या था सर, ऐसे ऐसे बच्चे भी थे, अब माँ को भी नहीं पता कि एक महीने का बच्चा है, अब माँ कैसे अंदाज़ा लगा लेगी कि इस बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है। इस चीज़ के लिए आपको एक परफेक्ट बंदा चाहिए जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। अब 1 महीने के बच्चे का माँ को नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा जन्म से अंधा भी हो सकता है। माँ तो ये सोचेगी कि अभी ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है, इसकी मेरे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, राइट। इस वजह से ये बच्चा देख नहीं पा रहा है। ऐसी भी परेशानियाँ थी सर। कुछ परेशानियाँ ऐसी भी थी जो कि बिल्कुल विजिबल हो जाती थी, जैसे कि बच्चे के होंठ कटे हुए हैं या बच्चे का तालू कटा हुआ है। और कई बार सर ऐसा होता था कि ऐसे एरियाज़ में काम किया जहाँ एक एक फैमिली में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रॉपर पेरेंटिंग हो ही नहीं रही है। कई बार तालू के ऐसे ऐसे छेद देखे हैं जिनके बारे में माँ बाप को बताया जाता है कि आपके बच्चे में ये परेशानी है, इसकी वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह से बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा बोलना सीख नहीं पा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, एक बच्चा मैंने प्राइमरी के स्कूल में देखा था, उस बच्चे की उम्र थी 6 साल की। टीचर्स ने मेरे को ये कंप्लेन करी कि सर मैम, ये ना बच्चा ना बोल नहीं पाता है, इसलिए सब बच्चों से अलग बैठता है।
और सर एक बहुत नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन जैसे उसकी शुरू हुई, स्क्रीनिंग शुरू हुई, तो मैंने उस बच्चे से बोला आप अपना मुंह खोल के दिखाइए मेरे को। तो जब उसका मुंह खोला गया तो उसमें देखा गया कि एक तालू में छेद है छोटा सा। उस छेद की वजह से क्या हो रहा था कि उसकी स्पीच है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। ओके। तो अब सोच के देखिए, एक बच्चा जो बोल सकता था, अगर उसका इलाज बचपन में ही हो जाता तो क्या वो 6 साल तक का टाइम ऐसे बिताता? उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला गया बच्चे का? और बच्चों से उसको अलग रहना पड़ा क्योंकि वो उनके साथ मिक्सअप नहीं हो पाता था। तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या हो रहा था, एक नेगेटिव फीडबैक आता जा रहा था, उसको अपने अंदर एक हीन भावना दिखाई देने लग गई थी। तो सर इस तरह की परेशानियां मुझे बहुत ज़्यादा मिलती हैं चेकअप करने पर ना बच्चों की कम्युनिटीज़ में। तो आपने जैसे बताया कि बच्चे को किसी को देख रहे हैं तो उसके दिल में छेद है, या उसके तालू की प्रॉब्लम आपने बताई, या पैर मुड़े हुए हैं, या वो सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल। तो कैसे उसको पहचान सकते हैं? अगर 1 महीने का बच्चा है या 15 दिन का है, आप जिस तरह से स्क्रीनिंग करती हैं, कुछ आप दर्शकों को हमारे बता दें कि क्या-क्या चीज़ें हमें मोटे तौर पे देख लेनी चाहिए? ओके सर, इसमें जैसे दिल में छेद सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे भारत देश में, तो इसमें ना माताएं इस तरह से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर बच्चा माँ के आंचल से दूध लगातार नहीं पी पा रहा है, बच्चा दूध पीना शुरू करता है, 2 मिनट के अंदर क्या होता है वो दूध छोड़ देता है, फिर दोबारा वो 1-2 मिनट का गैप लेता है, फिर दोबारा वो माँ के आंचल से लग जाता है दूध पीने के लिए। ऐसा क्यों होता है सर? जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, और सर जब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो बच्चे की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है प्रॉपर सप्लाई से, तो बच्चा जल्दी जल्दी थक जाता है। अब जब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी थक जाएगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो लगातार दूध कैसे पी लेगा? अब जब बच्चे का पेट बराबर नहीं भर रहा है, अब ऐसे में माँ को तो नॉलेज नहीं है, माँ सोचती है मेरे बच्चे का ना पेट भर गया, वो उसे अपने से अलग कर देती है। और सर हमारे ग्रामीण एरियाज में माताओं के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस बच्चे को लेके बैठी ही रहेगी, उसे घर के बाकी काम भी करने हैं और बाकी बच्चे भी संभालने हैं, क्योंकि ग्रामीण एरियाज में ऐसा नहीं है कि फैमिलीज में एक एक ही बच्चा है, उनके पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा जब उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही है, उसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है सर, इसमें एक मेन लक्षण होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चे के नाखून नीले रहते हैं, होंठ नीले रहते हैं। दूध पीते वक्त उसके बहुत कॉमन साइन है, ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को दिल की परेशानी हो सकती है कि दूध पीते समय ना सर उसके माथे पे पसीना आने लग जाता है। तो माता सोचती है कि इसको गर्मी लग रही है, या आजकल बहुत कॉमन भाषा में लोग बोल देते हैं अंदर गर्मी है इसके, लेकिन वो अंदर गर्मी नहीं होती, वो बच्चा सफ़र कर रहा होता है अपने आप से, वो थक जा रहा है, थक जाता है। और सर बचपन में एक रोने के अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं होती कि जिससे कि वो अपनी तकलीफ को बता सके। बिल्कुल। उस टाइम पर हमें लक्षणों पर ही ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से लक्षण ऐसे आ रहे हैं बच्चे में। बच्चे को आपने नहलाया है तो उसके हाथ पैरों का कलर, मान लो आपने ठंडे पानी से नहला दिया, तो बच्चे के जो हाथ पैर का रंग है वो नीला होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये तो हुई सर नवजात शिशु के अंदर। अब मान लो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, वहाँ पर क्या होगा, बच्चा ना छोटी छोटी चीज़ों का वजन नहीं उठा पाएगा। आप उससे बोलोगे थोड़ा सा भाग के ये सामान ले आ, हाँ तो थक जाएगा, तो वो थक जाएगा, या सीढ़ियाँ चढ़ने में हाफ रहा है, चढ़ने में हाफ जाएगा। सर मैंने देखा है स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने में, जैसे और नॉर्मल बच्चे फटाफट फुर्ती में जाते हैं, वो स्कूल जाने के रास्ते में ना 3 से 4 बार बैठेगा, क्योंकि उससे एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, उसका हार्ट काम करने में स्लो हो जाता है, तो उसके अंदर सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पा रहा ब्लड का, बॉडी को ब्लड की डिमांड चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो डिमांड उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो बार बार बीच बीच में बैठेगा। तो ये इस तरह से होता है सर, अब इस तरह से हम पहचान सकते हैं। दूसरा एक होता है सर, इस चीज़ पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि क्या बच्चा और बच्चों से अलग बैठ रहा है, क्योंकि बचपन में सर सिर्फ बच्चे को बच्चे ही चाहिए। सही बात है। एक आप उसे अगर कोई महंगा तोहफा भी ला के दे देते हो ना, तो उसके लिए वो यूजलेस है अगर उसे बचपन में उसके दोस्त नहीं मिलते हैं तो। बिल्कुल। ये तो आजकल का जो ट्रेंड बन गया है कि हम बच्चों को ना बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं, बच्चों को हम बाहर आने जाने नहीं देते हैं सेफ्टी रीजंस की वजह से,
तो हो क्या रहा है सर, बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बच्चा सोशली ग्रो करना नहीं सीख पा रहा है। सर हम एक टाइम था कि फैमिली में 8-10 लोग भी होते थे ना, अगर घर में कोई बच्चे को डांट भी देता था तो बच्चा उस डांट को पी जाता था। आजकल बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड रखा जाता है कि बच्चों में इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट्स की जो शिकायतें हैं ना वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने उनका जो सोशल एरिया है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बचपन में जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जितना बच्चे के लिए आहार ज़रूरी है, हम कह देते हैं कि न्यूट्रिशनल डाइट कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे की, उसके साथ साथ में उसकी इमोशनल डिमांड्स भी पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ ना सर अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आगे ये डिप्रेशन के केसेस ना और भी बढ़ जाएंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते ना वो छोटे मोटे नेगेटिव एक्सप्रेशंस को, नेगेटिव इमोशंस को बियर अप करना सीख जाता है। ये होता है सर। ये कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप माँ बाप को बताती होंगी कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है, बिल्कुल। और वो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो एकदम सही है, हाँ सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके दिल में छेद हो। बिल्कुल सही कहा है सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है सर कि ना मेडिकल प्रोफेशनल्स में मैं ये मानती हूँ कि पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप एक सरकारी महकमे से जुड़ जाते हो ना तब तो ये सबसे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। दूसरा सर, मैं काउंसलिंग स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी काउंसलिंग स्किल्स होंगी ना उतना जल्दी आप पेशेंट्स को समझा पाओगे। हम जानते हैं हमें रिजेक्शन मिलेगा, अगर मान लो कोई हमारे ही बच्चे में अचानक से आके ये बोल दे, जो हमें जानता भी नहीं है, उसने बच्चे को स्क्रीन किया है बिना किसी मशीन के। हमारे पास फील्ड में स्क्रीनिंग के लिए एक स्टेथो होता है और अपनी नॉलेज होती है, अपनी स्किल्स होती हैं, वहाँ पर कोई मशीन नहीं है। आज के दौर में सब रिपोर्ट्स को मानते हैं, तो उस टाइम पे उसको ना एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि यार इसने ये क्या प्रॉब्लम बता दी है। तो उसको उस टाइम पर समझाया जाता है बहुत प्यार से। अब ये समझाना थोड़ा इसलिए आसान हो गया है क्योंकि इसमें ना वर्किंग एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता जा रहा है। और सर काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना मैं सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करती रहती हूँ कि देखो इस बच्चे का इलाज हो गया है। फिर उन्हें ना सर ग्रुप फील्ड में ही उन बच्चों को, ऐसे बच्चों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जिनका कि प्रोग्राम के थ्रू इलाज हुआ है। और उन्हें स्टार्टिंग में एकदम से ना ब्लंटली ये नहीं बोला जाता कि बच्चे को एकदम से यही परेशानी 100% कन्फर्म है। उनको ये बोला जाता है कि मुझे डाउट है। अगर आप उनको एकदम से ये बोल दोगे ना कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है, तो वो उस चीज़ पे एग्रेसिव होना उसका लाजमी है। और सर हम कौन सी पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद संघर्ष कर रहा है। हम ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं सर, हम किसी अर्बन कम्युनिटी को तो टच नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कि पेरेंट्स ऑफिस की कैबिन की जॉब कर रहे हैं। हम किस पॉपुलेशन को टच कर रहे हैं जहाँ पे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरी करने में ना सुबह से शाम एक मजदूरी में निकाल देता है। सही बात है, सुबह उठ को यही चिंता है कि 2 जून की रोटी उसको कैसे नसीब हो आएगी जाए। मेरे पास में। उस टाइम पे सर अगर हम बच्चे को ये कह, उनको ये समझा, हम ये उम्मीद करते हैं ना कि उनसे कि वो हमसे बहुत एजुकेटेड सा बिहेवियर करेंगे ना, तो उसमें हमारी ही उम्मीदें उनसे गलत हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद में आपके अंदर ना एक धीरज तो आ ही जाना चाहिए। अच्छा चलिए, आपने किसी बच्चे को देखा और आपने जो प्राइमरी स्क्रीनिंग करी और आपको डाउट हुआ कि भाई इसके दिल में छेद होगा, तो फिर आप क्या करती हैं? उसको इको के लिए भेजती हैं? फिर आपकी संस्था कैसे उसको ट्रीट करती है? एक्चुअली आपका ना सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। होता क्या है सर, आरबीएस के प्रोग्राम के साथ में एक डिपार्टमेंट और कोलैब में काम करता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। सर यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे हमें टेंटेटिव मिले तो उन बच्चों को हम, जैसे आपके सामने एक ये कार्ड रखा है सर, ये कार्ड हर स्क्रीनिंग बच्चे का बनता है। तो ये एक तरह से उसका एक हेल्थ कार्ड होता है जो कि उसे सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। इसमें उसकी पूरी डिटेल्स को मेंशन किया जाता है। तो उस बच्चे को फिर वहाँ सेंटर्स पर भेजा जाता है सर। वहाँ पर जो पेडिट्रिशियंस होते हैं उनसे दोबारा रिकन्फर्म किया जाता है। रिकन्फर्म कराने के बाद में सर उनकी फाइनल टेस्टिंग शुरू होती है इको वगैरह की, जिसमें कि पेशेंट की तरफ से एक भी पैसा नहीं खर्च होता, क्योंकि इको वगैरह टेस्टिंग सर काफ़ी महंगी है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को ये बोल दिया जिसकी सुबह से शाम तक की मजदूरी ही 300-400 रुपये है, और उसको ये बोल दिया जाए ना कि इस टेस्ट की कॉस्ट ना 2500 रुपये है, तो क्या वो करवा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे को इको के लिए भेजा गया है सर, वहाँ से उसकी इको फ्री होगी। इस चीज़ में काफ़ी सारी एनजीओज़ भी हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं,
वहाँ पर बच्चे का इको कराया जाता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पैनल पे लिया गया है, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रश है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार सर बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, तो हम ना गवर्नमेंट सर्विसेज का इतना वेट नहीं करते हैं कि वहाँ से अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइवेट सेंटर्स पे बच्चों का इलाज कराया जाता है। जो भी उनका एक्सपेंडिचर होता है सर्जरी का या इको का या कुछ भी है, क्योंकि क्रिटिकल केसेस को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में आरबीएस के प्रोग्राम के थ्रू हरियाणा सरकार ने कुछ ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल पे लिया गया है। जैसे कि उसमें बहुत फेमस हॉस्पिटल्स हैं, आपका सर्वोदया हो गया, नारायणा इंस्टीट्यूट है हमारा, जो कार्डियक फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एम्स तो है ही सर ऑल इंडिया लेवल पे, एशियन हो गया हमारा। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उनको पैनल पे लिया हुआ है। तो क्रिटिकल जो केयर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करी जाती है, उनको इमीडिएट बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है सर। तो चलिए, ये तो आपने अच्छा किया कि ट्रीटमेंट दे दिया उसको और आप सारा इलाज आपके थ्रू होगा। लेकिन जो बात आई थी कि वो मजदूर वर्ग है या उसको 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है, सवेरे मजदूरी करने निकलता है तब वो खाना खा पाता है रात का। वो जो साथ में जाएंगे बच्चे के माँ बाप, तो वो बेचारे, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी अपनी मजदूरी छोड़ना, अपनी नौकरी काम को छोड़ना। तो उन माँ बाप के लिए भी कुछ करते हैं आप लोग सर? बेसिकली उनके रहने का, खाने का? सर हॉस्पिटल्स में जब बच्चे की सर्जरी हो रही होती है तो एक पेरेंट का या 2 पेरेंट का वहाँ रुकना अलाउड किया जाता है सर। तो कोशिश की जाती है कि, और जैसे कि अगर सर्जरीज गवर्नमेंट सेटअप्स पे हो रही है तो मील वगैरह उनको वहाँ से मिल जाता है। अदरवाइज़ सर वो उनको अरेंज करना पड़ता है। सर इस चीज़ में मैं ये मान के चलती हूँ, हमारे आरबीएस के टीम्स में ना सर ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो कई बार तो पेरेंट्स की जो टेस्टिंग अगर वहाँ पर नहीं हो रही है तो बाहर से होती है, तो वो एज ए चैरिटी वो भी करते हैं सर, वो जिसका कि उन्हें कोई गवर्नमेंट से रिफंड नहीं मिलता है। बट क्योंकि सर होता क्या है सर, हम सब ना ह्यूमन बींग्स हैं और हम सब इमोशंस के थ्रू ज़्यादा चलते हैं। इंडियंस में सर ये बात बहुत ज़्यादा है कि आज भी भले ही हम ना प्रैक्टिकलिटी को कितनी ही फॉलो करने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ बात बच्चे की आ जाती है ना, तो वहाँ पर हमारे इमोशंस हमारे मेंटल लेवल पर थोड़ा सा हावी हो जाते हैं, और उस टाइम पर ना टीम्स अपनी तरफ से भी एफर्ट करने की कोशिश करती हैं। और कई बार सर ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट्स ना ऐसे होते हैं, उनके पेरेंट्स ना घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते हैं। जैसे आपने बिगनिंग में मेरे से पूछा कि पेशेंट्स को बहुत झटका लगता होगा जब आप उन्हें बताते होगे, तो उनके बच्चे को घर से ही लिया जाता है और हॉस्पिटल तक लेके जाया जाता है। Very nice, आप ये very देखिए nice. कि बच्चे को परेशानी वास्तव में है। अब आप हमें ये बताइए कि आपको बच्चे का इलाज कराना है या नहीं कराना है। कम्युनिटी है सर, यहाँ पर हर तरह के लोग मिलेंगे। सही बात है, हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। और एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ आपसे जी, कि आपने ऐसा क्या मतलब जीवन में आपके घटित हुआ कि जो आपने फैसला किया कि नहीं, मुझे अपने प्रोफेशन के साथ में एक समाज सेवा भी करनी है, क्योंकि मैं इसको समाज सेवा ही कहूँगा, आप पूरा अपना जीवन लगा रही हैं इसमें। सर ऐसा है, बचपन से ही ना बहुत शौक था लोगों की हेल्प करने का। हमेशा ना कोई पूछता था कि गिफ्ट देने में खुशी मिलती है या गिफ्ट लेने में खुशी मिलती है, तो मेरा जवाब होता था जो देने में खुशी होती है ना वो ज़्यादा होती है मेरे लिए, लेने में नहीं होती। क्योंकि लेने में ना मेरे ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि मुझे कभी ना कभी ये लौटाना पड़ेगा। जब मैं दे देती हूँ ना तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, ऐसा लगता है किसी एक बंधन से ना आप आज़ाद हो गए हो। दूसरा बात यह है कि बहुत छोटी थी सर, एक ना उसमें ये पढ़ा था कि एक इंसान का क्या क्या कर्तव्य होता है। तो सर जब वो पेपर मैंने पढ़ा ना, उसमें करीबन 15 से 20 लाइनें थी जिसमें लिखा हुआ था कि इंसान का कर्तव्य उसके समाज के लिए भी होता है, उसके परिवार के लिए भी होता है। तब वो चीज़ें ना मन में घर कर गई, और सर वो दिन है और आज का दिन है, अब तक ना धर्म की तरफ बढ़ ही नहीं पाई हूँ मैं कि धर्म क्या होता है। मैं ये मानती हूँ कि अभी तो मैं पूरी इंसान भी नहीं बनी हूँ, तो इसलिए ये नौकरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है सर। बहुत खूब, थैंक यू सर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आप जिस कार्य को कर रही हैं वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह से आप लगे रहिए और बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाते रहिए। एक आपने और चीज़ बताई थी कि कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, उनको ब्लाइंडनेस होती है या उनको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। ये हम कितना जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, घर में रहते हुए हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? ओके सर, देखो
होता क्या है सर, जन्म से जो अंधे बच्चे हैं इसमें काफ़ी सारी परेशानियां शामिल होती हैं, लेकिन एक परेशानी है जो सबसे मेन होती है, उसको हम बोल देते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। अच्छा। ठीक है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट में क्या होता है सर कि आँख के लेंस के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। अब जब कोई चीज़ है उसके ऊपर जहाँ से मुझे देखना है, सपोज़ आपको दूरबीन से दूर का देखना है और मैं उसके दूसरे मुंह को, दूसरी जो ओपनिंग है उसको मैं क्लोज कर दूं तो आप नहीं देख नहीं पाएंगे। दिखेगा। तो इसी तरह से एक सफ़ेद रंग की परत बच्चे की आंख में लेंस के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को दिखाई नहीं देता है। ये दिखने में भी बच्चे को, अगर हम बच्चे को गौर से देखते हैं ना, तो आंख के बीच में हमें सफ़ेद निशान क्लियर दिखाई दे जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपकी आंखों में देखूं तो मुझे मेरा चेहरा नज़र आ जाएगा, या बच्चे की आंखों में देखूंगी तो मुझे उसकी आंखों में अपना और उसको मेरी आंखों में अपना चेहरा नज़र आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे बच्चों की आंखों में नज़र नहीं आएगा। एक पहचान तो ये हो जाती है सर। और दूसरी बात आपने कही सर कि बच्चा सुन नहीं पाता है ना। तो सर बच्चे में जो साउंड की परसेप्शन है वो जन्म से पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चा के पास अगर हम जोर से चिल्लाते हैं ना, बच्चा चौंक जाता है एकदम से। हाँ। ऐसे बच्चे के पास आप कितना भी शोर कर लो ना सर, वो बिल्कुल आराम से पड़ा रहेगा। ओके। रिलैक्स रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, राइट। इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को सुनना ही नहीं दे रहा है। हाँ। एक मैंने बोला कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। सर एक परेशानी होती है कि जिसमें कि बच्चा सुन भी अच्छे से पा रहा है लेकिन बच्चा बोल नहीं पा रहा है। एक परेशानी होती है बच्चे के सुनने में परेशानी है सर, जिसने कभी आवाज़ को पहचाना ही ना हो। क्या वो आवाज़ की मिमिक्री कर पाएगा? बचपन में बच्चा कैसे सीखता है? माँ उसको सिखाती है, पानी, दूध, नकल करके बच्चा सीखता है। लेकिन जिसके कानों में वो आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है, तो उसके लिए तो आप कुछ भी बोल लो सामने। सही बात है। तो जब उसे आवाज़ की पहचान नहीं है, उसे ये नहीं पता कि क्या बोला जा रहा है, तो क्या वो बोल पाएगा? वो बच्चा नहीं बोल पाएगा। अब बच्चे, माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप उसके सुनने पर नहीं जाते हैं सर, कि इसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, माँ बाप इस जाते हैं। उनकी एक कॉमन कंप्लेन होती है, कोई ये कंप्लेन आनी उनकी तरफ से कब शुरू होती है सर? ये कंप्लेन उनकी तरफ से आनी शुरू होती है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, क्योंकि 1 साल का बच्चा मामा, पापा, दादा, बाबा ऐसे बोलने लग जाता है ना। तो जब वो नहीं बोलता है तो वो कंपेयर करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे परिवारों में ना एक कंपैरिजन चलता रहता है, फलाने का बेटा ना इसके साथ हुआ था तो वो ऐसे बोलता है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं बोलता है। बिल्कुल। और उस चीज को ना हम एक ना क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं जी। तो वहां पर ये कंप्लेन आनी शुरू होती है। अगर मान लो हम बच्चे को स्टार्टिंग में ही फोकस करना शुरू कर दें कि बच्चा आपकी आवाज से चौंक ही नहीं रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को सुनने में परेशानी है, तो उसका बहुत टाइमली मैनेजमेंट हो जाएगा। सर जितना अर्ली मैनेजमेंट होता है ना, उतने रिजल्ट्स में ना रिफाइनिंग होती है, और जितना डिलेड मैनेजमेंट होता है, अब आप सोच के देखो, जैसा मैंने आपको बताया उस बच्चे के तालू में छेद था तो वो नहीं बोल पा रहा था। अब एक 6 साल के बच्चे को बोलना सिखाना आसान है, या जो बच्चे ने खुद से अपने आप से सीख लिया वो आसान था? बिल्कुल। तो इस तरह से होता है सर। और आपने इसमें एक चीज़ और बोली थी सर कि बच्चों को सुनने का हो गया और बच्चों को बोलने का हो गया। कई बार ऐसा होता है सर, बच्चे की हियरिंग प्रॉपर है फिर भी बच्चा नहीं बोल पा रहा है। तो कई बार होता है प्रेगनेंसीज में सर इंजरी लग जाती है माँ को, तो जो हमारे ब्रोकाज सेंटर हैं, जो अफेजिया सेंटर है, जो हमारे ब्रेन में स्पीच को बोलने के लिए और समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सर आप बोलेंगे कब? जब आप उसको समझेंगे। वो सेंटर्स हैं कई बार रिप्रेस्ड रह जाते हैं, या वो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है लेटर ऑन ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा सुन तो पा रहा है लेकिन बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो सर फिर उसकी स्पीच थेरेपीज चलाई जाती हैं। अब जितना टाइमली बच्चा थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ना धीरे धीरे क्या होता है सर, हम बोलते हैं ना तो हमारी फेशियल मसल्स यूज़ होती हैं उसमें जी, हमारी वोकल कॉर्ड्स यूज़ होती हैं। अब जब फेशियल मसल्स और वोकल कॉर्ड्स को बचपन से रेस्ट मिला हुआ है तो उनमें लेटर ऑन धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो रही है। एक यूज़ एंड डिसयूज़ की थ्योरी है सर चार्ल्स डार्विन की, कि जिस चीज़ को जितना यूज़ करते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अक्सर जिम में अगर हम एक स्पेशल मसल पे काम करते हैं तो वो मसल हैवी हो जाती है या वो मसल अंदर चली जाती है। तो उसी तरह से होता है। तो सर बच्चे को जितना जल्दी ट्रीट किया जाएगा उतने उसके रिजल्ट्स में ना बेहतरी होती है। इसीलिए आरबीएस के प्रोग्राम का सर मेन मकसद होता है बच्चे को ना
बिल्कुल बिगिनिंग में पकड़ने का। और इसीलिए इस प्रोग्राम में सर आंगनवाड़ी सेंटर्स को लिया गया, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर्स पर सर बच्चे एनरोल्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में आंगनवाड़ी का रोल होता है, उसके पास पूरे गांव का डाटा होता है कि इस घर में ना ये बच्चा पैदा हुआ है। तो इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर्स पर हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, और इसीलिए इसमें WCD डिपार्टमेंट को हम लेते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, उनको एनरोल किया गया है, सो दैट कि ना बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटर पर आए। सर जब एक डॉक्टर के लिए क्या पॉसिबल है, हम अगर मान लो सुबह से शाम तक भी मैं सर्विस करूँ ना सर, तो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर घर में जा सकूं। राइट। तो इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसलिए इन्वॉल्व किया गया क्योंकि बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो सारे एरिया के जो बच्चे 6 साल से ऊपर के हो गए हैं वो हमें स्कूल में मिल जाएंगे, और जो बाकी बच्चे हैं वो हमें आंगनवाड़ी में मिल जाएंगे जो 6 साल से छोटे हैं, सो दैट कि ना टाइमली मैनेजमेंट हो सके चीज़ों का। ये जो आपने दिल में छेद की बताया, ये बड़ा कॉमन है जी सर। कंजेनाइटल में। और एक और बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलती है जन्मजात, वो है हमारे होंठों का कटा होना। बिल्कुल। इसकी टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ पा रही। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर। ओके, तो इसमें आप क्या सर्जरी एडवाइस करती हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये दोनों इतने कॉमन क्यों हैं? क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सावधानी नहीं बरती जाती है जिसकी वजह से दिल में छेद हो जाता है, या होंठ का कटा ये कंजेनाइटल डिजीज़ हो जाती हैं? ऐसे क्यों होती हैं? सर वेरी गुड, आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, डेफिनेटली सर इसमें ना थोड़ी सी हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें हमारी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉर्मली क्या होता है सर, घर में जब शादी होती है ना, तो जो हमारी सासू माँ होती है या बाकी परिवार के जो मेंबर होते हैं, उनको बहू आने से पहले ये इंतज़ार होता है कि पोता कब आएगा, है ना। और दूसरी बात होती है, वो अपने ज़माने के नियमों को, अब तो हेल्थ फैसिलिटी एडवांस होती जा रही है क्योंकि लड़कियां भी पढ़ रही हैं आज के टाइम में, तो वो ये कहती हैं ये गोलियां नहीं खानी है, मेरे बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं। उनके माइंड में ये है कि जैसे हम हैं सारा जग वैसा है, तो जब हमने नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगे। तो कई बार तो सर ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ की गर्भवती माँ को गोलियां खाने ही नहीं दी जाती हैं। सर शुरुआती 3 महीने में एक टैबलेट आती है फॉलिक एसिड की, जो कि हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ही लड़की की शादी हुई है तभी से हम बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। और बहुत सस्ती होती है वो। और वो बहुत सस्ती होती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर बिल्कुल फ्री मिलती हैं सी दवाइयाँ। तो वो टैबलेट वो नहीं खाती हैं, इस वजह से सर ये सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे कि आपने दिल में छेद की बताई, एक परेशानी और भी होती है सर कि ना, जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा, अगर कोई बच्चा देखा होगा ना, अगर बच्चे के सर पे स्वेलिंग है तो ना नॉर्मली लोग बोल देंगे अरे उसके ना 2-2 सर हैं, बच्चे 2-2 सर लेके पैदा हुआ है, और उसको कहाँ जोड़ेंगे, एक रूढ़िवादी सोच पर जोड़ देंगे कि कोई पुरानी भूत आत्माओं का साया है इसके ऊपर, इस वजह से ये 2-2 सर लेके पैदा हुआ है। या पीठ में जो हमारी बैकबोन होती है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती है, उसमें कोई ओपनिंग रह जाती है, तो वहाँ पर एक बल्जिंग सी पैदा होती है, उस चीज़ को भी वो उसी चीज़ से जोड़ देते हैं। पहले सर ऐसा होता था कि क्लेफ्ट लिप जो मैंने बताया, आपने कहा कि होंठ कटे हुए होते हैं बच्चों के, तो उस कंडीशन को भी वो ये सोचते थे कि अरे ये ना कोई हमारे ऊपर ना कोई ग्रहण लग गया होगा, या नॉर्मली कह देते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ना ये घर से बाहर निकल गई होगी, इसने सूरज को या चंद्रमा को देख लिया होगा, तो इस वजह से ये परेशानियां हो रही होंगी। तो इस तरह की सोच होती है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ग्रहण ना आपके बच्चे में ना डिफेक्ट डेवलप नहीं करता है, ये हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी होती है। और आजकल सर जंक फूड्स पे बहुत फोकस चल रहा है। आप ये मान के चलिए ना, जब हेल्थ फैसिलिटी एडवांस होती जा रही है, जब हम पोलियो से फ्री हो सकते हैं, तो क्या हम इनसे फ्री नहीं हो सकते? लेकिन हो क्या रहा है सर, आज की जनरेशन का जो मैक्सिमम फोकस है ना, वो जंक फूड पे है। बिल्कुल जंक फूड पे है। दूसरी बात यह है कि हम हेल्दी डाइट से ना, हेल्दी डाइट की तरफ कब मूव करना शुरू करते हैं, जब हम 40s को क्रॉस कर देते हैं, जब हमारी बॉडी अलार्मिंग सिम्टम देने लग जाती है, वो सब चीज़ें गायब हो रही हैं सर, हेल्दी डाइट गायब हो रही है हमारे यहाँ से। इमोशनल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब हमारी जो इमोशनल लाइफ है ना, वो हमारे मोबाइल तक सीमित हो गई है। हम अपने सारे इमोशंस को ना मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए ढूंढना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें वहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन सर इमोशंस को इमोशंस की ही ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें 4 लोगों में बैठना भी पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उस चीज़ का सॉल्यूशन ईजिली पाएंगे।
तो सर उन बच्चों में क्या हो रहा है कि अब ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट अनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब मदर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट अनीमिया है तो सर फॉलिक एसिड अपने आप ही कम हो रहा है बच्चे उसके अंदर, और जब फॉलिक एसिड कम हो रहा है तो सर बर्थ डिफेक्ट के चांसेस तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। राइट। ऑटिज्म बड़ा कॉमन हो रहा है Yes, आजकल, sir. और ये मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत देखने में मिल रहा है। क्या गांव में भी ऑटिज्म के बच्चे आपको मिलते हैं? सर वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, ऑटिज्म के जितने केसेस मैंने भी देखे हैं ना, वो मोस्टली उन्हीं फैमिलीज में देखे हैं जो कि फाइनेंशियली थोड़ी सी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो एक्चुअली होता क्या है सर, आजकल ना मेट्रो सिटीज़ में भी आप देखो वुमेन्स हैं जो वो ड्रिंकिंग और अल्कोहल को इक्वालिटी राइट्स पर फाइट करती हैं कि अगर जेंट्स कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बल्कि स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है। एक बियर को तो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग ट्रीट करते हैं, है ना, कि ये तो कोल्ड ड्रिंक की जैसी है, इसमें क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि ड्रिंक ले लेते हैं। तो इक्वालिटी राइट नहीं है सर ये वुमेन्स का ना। वुमेन की बॉडी अलग है और मेल की बॉडी अलग है। वुमेन्स के हार्मोन्स डिफरेंट हैं, फीमेल मेल के हार्मोन्स डिफरेंट है, और मेल के पास ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने एक नई जनरेशन को जन्म देना बिल्कुल बिल्कुल। एक वुमेन के पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक नई जनरेशन को ना इस दुनिया में लाना है। तो सर ये सारी चीज़ें, ये जो लाइफस्टाइल है ना सर, मैं इसको बहुत रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। सेकंड थिंग क्या है सर कि ना हमारा जो एरिया है, जो अर्बन पॉपुलेशंस में एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, नौकरीज के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में फॉग जा रहा है, आप एक देखते होंगे एक स्पेसिफिक सीज़न आता है जिसमें फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम मास्क भी यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमारा दम घुटने लग जाता वो है। दिवाली के आसपास आता ही है हर साल। आता ही है हर साल। और सर जो अभी हम दिल्ली आते हुए हमने देखा था, तो यमुना में पूरा पानी में झाग झाग हो रखा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अल्टीमेटली उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो सर इस वजह से ना ये जो मेंटल इश्यूज़ है ना सर, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑटिज़म को सर आज से 15-20 साल पहले ना कोई जानता भी नहीं था। सही बात है। अब ऑटिज़म को जाना जाता है। एक चीज़ तो मैं इसमें ये मानती हूँ कि किसी चीज़ की अवेयरनेस हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस के पीछे उसके रीज़न्स को भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगी सभी वुमेन से, प्लीज़ जो ये स्मोकिंग और जो ये ड्रिंकिंग है ना, इसको रोक दीजिए। ये हमारे लिए नहीं है, और हमारी हिंदू सभ्यता में तो सर इसका कोई नियम ही नहीं था शुरू से। अगर करना भी है आपको तो उसलिए तो प्रिपेयर हो जाइए हाँ। कि आप एक नई संतति को, आप एक नए जीवन को इस धरती पे लाएंगे। बिल्कुल। और अगर लाना है तो ये जो आप कर रही हैं उसके लिए हानिकारक होगा। बिल्कुल हानिकारक हो सकता और फिर हो सकता है आपको पूरे जीवन पछतावा ही रहेगा। सर पछतावा होता है। अगर सर इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं होती है जीवन में ना, क्योंकि आप थक हार के ना घर में लौटते हैं। आप दिन भर ऑफिस में काम करेंगे, किसी भी तरह का काम है, काम करके आपको ना एक घर भागने की जल्दी होती है कि मुझे घर में जाके सुकून मिलेगा, मैं बच्चों को देखूंगा। और जब घर में आके आपको एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा दिखता है ना, तो सर उससे धीमा जहर ना कोई नहीं होता। वो धीमा जहर ना वो माँ को ही ख़त्म कर रहा होता है सबसे ज़्यादा अंदर, क्योंकि माँ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होती है उस बच्चे के साथ में। और सर ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं ना सर, ये 24 आवर्स की ऑब्जर्वेशन मांगते हैं। भले ही वो ADHD का बच्चा है, भले ही वो ऑटिज़म का बच्चा है, या बच्चे को कोई ग्रोइंग अप कंसर्न है, क्योंकि ऐसे बच्चे के इमोशंस ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमें ऐसे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए, आपका एक जीवन तो वो सफ़र कर रहा है वो, और एक जीवन जो उसकी लुक आफ्टर में सफ़र कर रहा है वो, ये होता है सर। ऑटिज्म और ADHD इन दोनों के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? ओके सर, ऑटिज़म और ADHD में सर एक चीज़ तो कॉमन है, जो बिगनिंग के जो हमारे शुरुआती 2 साल होते हैं उसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मली डेवलप करता है। तो माँ बाप पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरे बच्चे को कौन सी परेशानी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले बच्चे की ना लैंग्वेज इफेक्टेड होने लग जाती है सर। उसकी लैंग्वेज पे इफेक्ट आने लग जाता है, आड़ा टेढ़ा बच्चा बोलता है। दूसरा, ADHD का बच्चा सर बहुत हाइपर एक्टिव होता है। सेकंड थिंग क्या है, आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, तो मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है। क्यों है मेरा पूरा? क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन आप पे बनी हुई है। अब ADHD के बच्चे में प्रॉब्लम क्यों आती है सर? उसकी कंसंट्रेशन सेकंड्स की होती है। अब ADHD के बच्चे की जब कंसंट्रेशन सेकंड की है,
तो वो कितना एक्टिव हो जाएगा। ADHD मैं बता दूं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या को बोलते हैं। और वो बच्चे जो कहते हैं बहुत शरारती, एक जगह टिक ही नहीं सकता है, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा एक बिल्कुल जगह, सर। कभी इधर कभी उधर, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हर चीज़ उसे करनी होती सर है। हाइपर एक्टिव का रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसको नंबर ऑफ स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सर अगर मैं इस रूम में एक नई तस्वीर लगा दूं और आप बाहर से आए ना, तो आपका ध्यान तुरंत उस नई तस्वीर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो एक स्टिमुलाई है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे बच्चे का जो फोकस है ना, वो कंटिन्यूअसली सेकंड्स में चेंज होता रहता है सर। 1 मिनट का कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं वो। अब जब ADHD का बच्चा 1 मिनट का कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो हम लाइफ में कितनी चीज़ें हैं सीखते हैं। सीख किस वजह से पाते हैं कि हम वहाँ पर फोकस कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बन जाता है वहाँ पर। और जब कंसंट्रेशन ही खराब है बच्चे का, तो क्या वो चीज़ें सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जो जो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी ना, वो उस चीज़ के पीछे भागेगा। सपोज मान लो सामने पेंसिल रखी है, तो वो पेंसिल की तरफ जाएगा। अचानक से उसको कुछ और दिखाई दिया, उसने पेंसिल को वहीं छोड़ा, वो दूसरी चीज़ की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आया, तीसरी चीज़ उसके दिमाग में आ गई, तो वो तीसरी चीज़ की तरफ भाग जाएगा। तो इसलिए ये बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन ठहरता नहीं है एक जगह पर। ये रीज़न होता है इसका। चलिए, मैं चाहूँगा आप कुछ मैसेज उन महिलाओं को दे दें जो तैयारी कर रही हैं माँ बनने की, जो प्लानिंग कर रही हैं माँ बनने की, उनको क्या क्या सावधानी पूरे 9 महीने रखनी चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो आपको पूरे चेकअप्स कराने चाहिए सर। नॉर्मली क्या होता है, प्रेग्नेंट जब लड़की को ये पता चलता है ना कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, जब जब उसकी माहवारी दिन चढ़ जाती है, तो वो एक घर में UPT टेस्ट कर लेती हैं। उसमें वो मान लेती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सर वो पहला अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं। जबकि पहला अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी परेशानियां सर मैंने आपको बताई हैं ना, कि चाहे वो दिल में छेद की थी, चाहे वो हटे को जो क्लेफ्ट लिप थी, हमारी होंठ कटे हुए थे, उसकी परेशानी थी, चाहे वो पैर टेढ़े परेशानी थी, सर ये सब परेशानियां बच्चे में जब बन जाती हैं, जब माँ को पता भी नहीं होता कि वो गर्भवती है। तो इसलिए जो पहला स्कैन होता है, वो प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही पहला स्कैन होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, कई बार क्या होता है कि बच्चा गर्भ में ठहरने की बजाय दूसरी जगह पर ठहर जाता है। तो उसमें जब वो बच्चे का साइज़ बढ़ने लगता है, मान लो फैलोपियन ट्यूब्स में बच्चा ठहर गया जी, जो यूट्रस में बच्चे के लिए तो स्पेस होता है, वहाँ पर उसके लिए स्पेस नहीं है, तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। राइट। उसमें फिर हमें हाई पेड इमरजेंसी चार्जेस देने पड़ते हैं, बॉडी सफ़र करती है और सर्जरीज भी होती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि पहला अल्ट्रासाउंड है ना, हमारा प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही हो जाना चाहिए। और सर जो फॉलिक एसिड का जैसे आपने नाम लिया था कि फॉलिक एसिड के टैबलेट्स, वैसे मैं ये कहती हूँ कि जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करने का मन बना लिया है ना सर, तभी से लेना शुरू कर दो। अगर आपने तब भी नहीं ली है और आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो शुरुआती 3 महीने में फॉलिक एसिड के टैबलेट्स बिल्कुल लेनी चाहिए सर। सेकेंड है सर, हमें टाइमली अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, सो दैट कि अगर हमें ये पता है कि बच्चे में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, जिनका कि सर कुछ परेशानियां जैसे आपने जो बर्थ डिफेक्ट्स के नाम लिए, ये तो ट्रीट हो जाते हैं, तो बच्चा सामान्य जीवन जी लेता है। सर कुछ ऐसी परेशानियां भी होती हैं जिसमें बच्चा या तो पैदा होने के बाद जीवन जी ही नहीं पाता, या फिर उसका जीवन ना बहुत बेकार स्थिति में गुजरता है। मान लो कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जिसका कि पूरा जीवन ही चारपाई पे गुजरना है, तो ऐसे बच्चे को दुनिया में लाकर उसको परेशान करने का क्या फ़ायदा। तो अल्ट्रासाउंड उस टाइम पे हमारी मदद कर देता है कि टाइमली अगर अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, और ये लीगल है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, तो ऐसे बच्चों को अबॉर्ट करने का प्रोटोकॉल होता है। मैं ये मानती हूँ कि आप किसी ऐसे बच्चे को जीवन मत दो जिसमें कि आप भी परेशान रहो और वो बच्चा पूरी ज़िंदगी ना दूसरों पर बर्डन बन करे, क्योंकि माँ बाप भी ना एक उम्र के बाद बच्चे को छोड़ जाएंगे। और आजकल हमारे कंट्री में क्या हो रहा है सर कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे जो पेरेंट, जो हमारे दादा होते थे सर, वो 90s में जाके एक्सपायर होते थे। उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो 90s की थी सर, 90 और 100s की थी सर। आज के टाइम में हम देखते हैं कि 70s का जो टाइम पीरियड है ना, वो टच हो जाता है ना, तो हम लकी मान लेते हैं अपने आप को कि हम 70s तक हो गए हैं। तो क्यों एक जान को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ के जाना। यू नेवर नो कि पीछे से उसका ध्यान रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और ऐसे बच्चों का ध्यान रखने में एक जीवन पूरा खर्च होता है सर। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में, तो हम अपने आप को परेशानियों में जानते हुए क्यों बाउंड करें, मैं ये मानती हूँ सर। तो टाइमली अल्ट्रासाउंड, टाइमली मेडिसिन, साथ में
आपने अर्बन पॉपुलेशन की बात कही थी या मेट्रो सिटीज़ की बात कही थी। आजकल ना बड़ा ट्रेंड है कि हम ना रेस्ट को ओवर रेस्ट ले लेते हैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में। रेस्ट की तरह होना चाहिए, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहनी चाहिए साथ साथ में। जैसे मॉर्निंग की वॉक है, इवनिंग की वॉक है, योगा है सर। योगा प्रेगनेंसी में बहुत आसानी करता है। जितना योगा हो जाता है, जितनी एक्सरसाइज हो जाती है, उतना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। तो मैं ये कुछ चीज़ें हैं, और अल्कोहल हो गया, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी सर मना करती हूँ। बिल्कुल। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी मैं ये कहती हूँ कि नहीं लेनी चाहिए। हमें अवॉइड जितना करिए सिंथेटिक कोल्ड ड्रिंक फूड और हो जंक उसकी तरफ फूड्स नहीं जितना जाना भी है। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सिंथेटिक फूड की तरफ हम जाएं ही क्यों उस टाइम पे। हम ये मान के चलें कि 9 महीने के अंदर ना हम एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो कि हेल्दी जीवन जी सकता है। और सर सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस होता है ना हमारा, वो हमारा हेल्दी रहने से आता है। जीवन के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाती है ना, तो चाहे हम सामने कितना ही मुखौटा लगा लें, लेकिन अंदर अंदर ना वो हमें ख़त्म करती रहती है। तो मैं ये मानती हूँ माताओं के लिए स्पेशली कि जब आपकी प्रेगनेंसी प्लान हो रही है तब से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। नहीं तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में अपने टाइमली अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड तो सर होने चाहिए। उसके बाद में आपकी हेल्दी डाइट, कब कब होने चाहिए वो भी बता दीजिए सर। जैसे कि पहला मैंने बताया कि प्रेगनेंसी जैसे ही पता चले वैसे कराना है। हाँ फिर सर, एक इसमें 12 हफ्ते पे होना चाहिए आइडियली, जब ये मान लें कि उसके 3 महीने पूरे होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा होना चाहिए सर 20 हफ्ते पर। ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक ना बच्चे में सारी परेशानियों का पता चल जाता है, और अगर बच्चे में कोई परेशानी ऐसी है जिसका कि इलाज बाद में संभव नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चे को जन्म देने का कोई वो नहीं बनता है सर। चलिए, ये आपने बता दी जो भी आपको सलाह देनी थी, और बड़ी अच्छी सलाह है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। एक चीज़ और बता दीजिए कि आप तो हर जगह अवेलेबल नहीं होंगी, और अब इस पॉडकास्ट के बाद में लोग आपको ढूंढेंगे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपकी संस्था से? सर देखिए, हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, कहीं कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं जिनको हम CHC कह देते हैं। आप हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर RBSK की सर एक टीम ज़रूर मौजूद होती है, जिसकी कि इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से स्टाफ से मिल जाती है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो सर हर गांव में एक आशा वर्कर होती है। आप अपने एरिया की आशा वर्कर को बताइए कि मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है, मुझे अपने बच्चे को चेकअप कराना है, तो मैं कहाँ कराऊँ, मेरे बच्चे को मुझे डाउट हो रहा है। तो आप आशा वर्कर को इन्फॉर्म कर सकते हो। आशा वर्कर को भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो आप, तो सर हर गांव में ना एक ANM बहन जी होती है जो वैक्सीनेशन करती है बच्चों का। वो टीका लगाने हफ्ते में 2 बार हर गांव में जाती है। सबके अपने अपने एरिया डिसाइडेड हैं, तो आप ANM को बता सकते हो। आप ANM को भी नहीं बता रहे हो सर, आजकल आयुष्मान केंद्र बन चुके हैं गांव के अंदर। जहाँ पर PHC अवेलेबल नहीं है, वहाँ आयुष्मान केंद्र हैं सर। वहाँ आप आयुष्मान केंद्र को, वहाँ पर एक CHO होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनको बता सकते हो। अल्टीमेटली सर तीनों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन RBSK की टीम के पास ही आनी है। और अगर कई बार सर ऐसा होता है कि मान लो उस एरिया में नहीं जा पा रहे हैं और हमें किसी आशा से इंफॉर्मेशन मिली है, तो या तो टीम खुद उसके घर जाके कोशिश करती है कि उसको चेक कर ले। अगर उसके घर नहीं जा पा रहे हैं, काम की व्यस्तता है या काम का शेड्यूल ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको वहाँ बुलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोई भी बच्चा, मैं ये चाहती हूँ कि इतनी जागरूकता इसमें होनी चाहिए। इस पॉडकास्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट एम है ना सर, वो यही है कि प्रोग्राम की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो कि किसी के बच्चे को परेशानी हो ना, तो RBSK ना सर उसके माइंड में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप बड़ी भावनात्मक रूप से इस संस्था से जुड़ी हो, आपकी बातों से लग रहा है आप खुद प्रयास कर रही हैं, कितने पर्सनल लेवल पे जाके ये भी दिख रहा है। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर विदुषी से, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ये ज़रूर उसके जवाब देंगी, ये मेरा वादा है। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा। संवाद विद तिवारी जी अभी हमारा नया चैनल है, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना हमें एक प्रोत्साहन देगा। हम अच्छे अच्छे गेस्ट आप तक लेके आ पाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।